हेलो गाइस, हाउ यू ऑल ऐसे हैं। आई होप सो आप सब है ना बढ़िया होंगे। और है ना जो क्लास 10th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके बोर्ड एग्जाम्स हो चुके हैं तो वो अब फ्री हो गए होंगे। तो अब है ना उनमें से कुछ स्टूडेंट्स हैं वो डिसीजन ये ले रहे होंगे कि उनको कॉमर्स स्ट्रीम चूज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, कॉमर्स के अंदर क्या सब्जेक्ट्स रहते हैं, कैसा क्या सिलेबस रहता है। तो आज मैं यही इसी पर एक वीडियो लेके आऊंगी जो क्लास 11 के अंदर जो कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर जो भी कोर सब्जेक्ट्स होती है उनके अंदर क्या क्या सिलेबस रहता है। आज वही डिस्कशन करने के लिए मैं आज है ना ये वीडियो लेके आया हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको है ना थैंक यू बोलना चाहूंगा कि यदि आप लोगों ने क्लास 11th के अंदर कॉमर्स स्ट्रीम में ना चूज करने का डिसीजन ले लिया है तो क्योंकि कॉमर्स स्ट्रीम का डिसीजन लेना एक है ना मतलब कि मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि एक है ना छोटी सी बात है। कॉमर्स स्ट्रीम का जो डिसीजन लेना एक बहुत अच्छी बात है। तो आप सब पे मेरे को है ना बहुत अच्छा बिलीव है। यदि आप लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत करी ना तो आप कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर बहुत आगे तक जा सकते हो। और मुझे पर्सनली कॉमर्स स्ट्रीम है ना इसलिए ज्यादा अच्छी लगती है क्योंकि है ना बाकी यदि कंपैरिजन वैसे करना नहीं चाहिए कॉमर्स स्ट्रीम का किसी स्ट्रीम के साथ में, बट फिर भी यदि अपन कंपैरिजन करते हैं तो कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर एक सबसे खास बात ये है कि है ना कॉमर्स स्ट्रीम है ना सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। वो बहुत ज्यादा रियल लाइफ के अंदर है ना रिलेट करती है हर एक चीज से। हमारी हमारे घर के अंदर जो सैलरी आती है, जो भी पापा भैया होते हैं उनकी, या जो भी हमारे पास बिजनेस वगैरह होता है, मार्केट के अंदर जो जैसी भी सिचुएशंस होती है, जैसी कंडीशंस होती है, उन सब से रिलेटेड होती है कॉमर्स स्ट्रीम। तो दैट्स व्हाई मेरे को कॉमर्स स्ट्रीम इसलिए अच्छी लगती है। और जब आप कॉमर्स के अंदर आप जैसे जैसे धीरे धीरे आगे ना पढ़ाई करोगे, आगे है ना स्टडीज करोगे, तो आपको भी है ना इसके अंदर इंटरेस्ट आने लग जाएगा। तो बेसिकली क्या होता है कि क्लास 11th के अंदर आप लोगों को है ना कॉमर्स स्ट्रीम यदि चूज करते हो तो आपके पास में कॉमर्स की थ्री थ्री कोर सब्जेक्ट्स होती है। फर्स्ट होती है हमारे पास में अकाउंटेंसी, ठीक है। सेकंड होती है हमारे पास में ना इकोनॉमिक्स। थर्ड होती है हमारे पास बीएसटी। बीएसटी का मतलब होता है बिजनेस स्टडी। बेसिकली एक बार मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपके पास में क्लास 11th के अंदर यदि आप सीबीएसई के स्कूल्स के अंदर है तो आपके पास में मतलब किस तरीके से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहता है। तो बेसिकली यदि आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो, सीबीएसई स्कूल्स के अंदर पढ़ते हो, तो बेसिकली आपको वहाँ 5 मेन सब्जेक्ट रखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो फर्स्ट तो आपके पास में एक लैंग्वेज सब्जेक्ट रखनी पड़ेगी जो कि आपकी बेसिकली इंग्लिश होती है, ठीक है। 3 आपकी है ना कोर सब्जेक्ट हो जाएंगे, लाइक अकाउंटेंसी हो गई, ठीक है, बिजनेस स्टडी हो गई और एक हो गई इकोनॉमिक्स। अब फिफ्थ पे क्या आएगा, मतलब मैंने बताया 5 आपको क्या रखनी पड़ेगी, मेन सब्जेक्ट रखने। अब ये फिफ्थ के अंदर आपके पास में चॉइस मिलती है कि आपकी फिफ्थ मेन सब्जेक्ट कौन से रखना चाहते हो। मैथ्स भी रख सकते हो आप, कंप्यूटर भी रख सकते हो, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन भी रख सकते हो, आईटी सब्जेक्ट होती है, आईपी सब्जेक्ट होती है, म्यूजिक सब्जेक्ट होती है और पेंटिंग भी होती है। तो इनके अंदर से आप कोई से भी है ना एक मेन सब्जेक्ट है ना रख सकते हो जिससे कि आपको 5 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और आपके पास में ये फिक्स रहेंगे कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर, ठीक है। एक पे आपके पास में ऑप्शन है कि आप इनमें से कौन से चूज करना चाहते हो, ठीक है। और फिर भी यदि मान लो आपने 5 चूज कर लिया और आपको 6 सब्जेक्ट लेनी है तो आप एक एडिशनल सब्जेक्ट भी ले सकते हो। तो आपकी 5 तो मेन सब्जेक्ट हो जाएगी और एक एडिशनल सब्जेक्ट हो जाएगी इन्हीं के अंदर से। लाइक आपने मैथ है ना मेन सब्जेक्ट के अंदर ले लिया और फिजिकल एजुकेशन को आपने ले लिया ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपने ले लिया। तो इस तरीके से आपके पास में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहता है क्लास 11th एंड क्लास 12 के अंदर। अब जैसे क्लास 11th के अंदर आपके पास में क्या हुआ कि क्लास 11th के अंदर आपके पास में 3 मेन सब्जेक्ट हुई, ठीक है। कौन कौन सी, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडी। अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब इनके अंदर कैसे क्या पार्ट रहते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो जो अकाउंटेंसी होती है ना उसके अंदर 2 पार्ट होते हैं। बुक आपकी सिर्फ एक ही बुक रहेगी, ठीक है, बुक आपकी एक ही बुक रहेगी। उसके अंदर 2 पार्ट होंगे, कौन कौन से, फाइनेंशियल अकाउंटिंग फर्स्ट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेकंड, ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग फर्स्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेकंड, ठीक है। और इकोनॉमिक्स को देखते हैं तो इकोनॉमिक्स में आपके पास में 2 पार्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसकी बुक्स भी दो बुक्स चलती है। एक तो होती है अपने पास माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होती है स्टैटिक्स, ठीक है, एक होती है अपने पास स्टैटिक्स। फिर अपन यदि बिजनेस स्टडी को देखते हैं तो बिजनेस स्टडी के अंदर एक ही बुक चलती है, उसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी, ठीक है। तो पार्ट वन में क्या आता है, फाउंडेशन ऑफ ए बिजनेस, बिजनेस का फाउंडेशन होता है, ठीक है, इसके अंदर। और सेकंड वाले पार्ट बी के अंदर आता है फाइनेंस एंड ट्रेड के बारे में हमें पढ़ना होता है। तो बेसिकली आपको मैंने बता दिया अकाउंटेंसी के अंदर भी 2 पार्ट होते हैं, इकोनॉमिक्स के अंदर भी 2 पार्ट पढ़ने पड़ते हैं और बिजनेस स्टडी के अंदर भी हमें 2 पार्ट पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। अब हम इनका डिटेल सिलेबस देख लेते हैं कि कैसे क्या रहता है। तो अकॉर्डिंग टू सीबीएसई आपको पता होगा कि हर एक मतलब कि अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडी के अंदर ये रहता है कि 80 मार्क्स का आपका थ्योरेटिकल पेपर होता है जो कि आपको पेपर देना पड़ता है, एनुअल एग्जाम देना पड़ता है स्कूल के अंदर। और 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है जिसके अंदर आपको प्रोजेक्ट फाइल बनानी पड़ती है, वाइवा देना पड़ता है स्कूल के अंदर, ठीक है। तो उसमें अपन स्टार्ट करते हैं अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी के अंदर क्या है, वही देखो मैंने अभी आपको बताया था कि थ्योरी जो एग्जाम होगा आपका वो 80 मार्क्स का होगा, ठीक है।
और जो प्रोजेक्ट होगा तो वो 20 मार्क्स का होगा, जिसके अंदर आपको प्रोजेक्ट फाइल बनानी पड़ेगी, आपको जो प्रैक्टिकल्स देने होते हैं या आपके जो वाइवा वगैरह होते हैं स्कूल के अंदर वो होंगे, ठीक है, 11th क्लास के अंदर। अब देखने पे लग रहा होगा कि है ना हमारे जो अकाउंटेंसी का सिलेबस तो इतना सही है, बट ये यूनिट्स के नाम दिख रखे हैं, इनके अंदर डिटेल के अंदर चैप्टर्स और भी होते हैं। जैसे पार्ट वन में मैंने आपको बताया फाइनेंशियल अकाउंटिंग फर्स्ट के अंदर यूनिट फर्स्ट हमारे पास थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के अंदर आपको ना अकाउंटेंसी से रिलेटेड है ना थ्योरीज पढ़नी पड़ती है, जहां पर आपको है ना बहुत सारे जो अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ने पड़ते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ने पड़ते हैं, अकाउंटिंग अजम्पशंस करने पड़ते हैं कि हम जब किसी भी फर्म की है ना कि हम अकाउंटिंग करते हैं तो हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये सारी जो थ्योरीज होती है वो अपन यूनिट फर्स्ट के अंदर पढ़ते हैं। यूनिट टू के अंदर अपन पढ़ते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जनरल कैसे बनता है, फिर उसके बाद में लेजर कैसे बनता है, फिर बैलेंस शीट, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह कैसे बनता है वो अपन पढ़ते हैं यूनिट टू के अंदर, ठीक है। और फिर पार्ट बी आता है, पार्ट बी है हमारे अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग टू, ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग टू के अंदर यूनिट थ्री में अपन पढ़ते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए सोल प्रोप्राइटरशिप। इसके अंदर आपको जो है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं कि जो सोल प्रोप्राइटर्स होते हैं उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। तो ये जो यूनिट्स दे रखे हैं यूनिट वन, यूनिट टू, यूनिट थ्री, इनके अंदर कुछ जो डिटेल के अंदर चैप्टर्स भी है तो वो भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में इकोनॉमिक्स, ठीक है। एक चीज मेरे को और बतानी है, ये जो यूनिट टू है ना, यूनिट टू कौन सी, यूनिट टू, ठीक है, ये वाली यूनिट टू है अपने अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर आपको जनरल पढ़ने पड़ेंगे, लेजर्स पढ़ने पड़ेंगे, बहुत सारी जो चैप्टर्स है वो पढ़ने पड़ेंगे। तो ये वाला जो यूनिट टू है ना वो आप अच्छे से पढ़ना, क्योंकि इसका है ना 12th क्लास के अंदर भी बहुत ज्यादा है ना यूजेस है, और आप यदि फर्दर स्टडीज करते हो लाइक सी एस सी एम एस सी एस वगैरह कोई प्रोफेशनल को, तो उसका यहाँ से आपका बेस डेवलप हो जाएगा। तो आप यूनिट टू पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करके रखना, जो कि आपको आगे की जो फर्दर स्टडीज है उनके ना हेल्प करेगी, ठीक है। फिर अपन देखते हैं इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स के अंदर भी आपको वही है कि इकोनॉमिक्स के अंदर आपका क्या है कि आपको वही जो थ्योरी है वो 80 मार्क्स की है, ठीक है, जिसका आपको एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। थ्योरी 80 मार्क्स की, और जो प्रैक्टिकल्स है जो कि प्रोजेक्ट है वो 20 मार्क्स के हो गए, ठीक है। 20 मार्क्स के अंदर आपके क्या प्रोजेक्ट फाइल्स बन जाएंगी, ठीक है, आपको जो टीचर्स है वो वाइवा ले लेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर दो पार्ट होते हैं हमारे पास में, फर्स्ट पार्ट आता है स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, मतलब यहाँ पर आती है अपने स्टैटिक्स, ठीक है, स्टैटिक्स 40 मार्क्स की होती है, और 40 मार्क्स की क्या होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसके अंदर अपन क्या डेटास के बारे में स्टडीज करते हैं कि डेटास के बारे में, लाइक जैसे आपने क्लास 9 10 के अंदर अपने मैथ्स के अंदर है ना वो पढ़े होंगे कि मीन मोड मीडियंस है ना रेंज पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसके अंदर है ना इसी का एक एक्सटेंशन मंजन मान सकते हो, जहां पर अपन डेटास के फॉर्म के ना यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट अपने यूनिट आती है इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। सेकंड यूनिट में अपन कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा पढ़ते हैं। थर्ड के अंदर स्टैटिकल टूल पढ़ते हैं एंड इंटरप्रिटेशन पढ़ते हैं। तो बेसिकली आपके ये यूनिट्स हैं, इसके अंदर फिर कुछ डिटेल्स चैप्टर्स दे रखे होंगे आपकी बुक्स के अंदर, वो आपको पढ़ने होते हैं, ठीक है। और यदि आप लोगों की हाई डिमांड रही ना तो मैं आप लोगों को यदि ज्यादा प्रॉब्लम चाहिए और आप लोगों को यदि हाई डिमांड रही तो आप लोगों को इकोनॉमिक्स मैं पढ़ाऊंगा यूट्यूब पे, ठीक है। और यदि स्टैटिक्स ही क्यों आपको है ना यदि कोई सी भी सब्जेक्ट में ज्यादा इशू है क्लास 11 के अंदर तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको है ना हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस करा दूंगा एज पर योर हायर डिमांड्स, अकाउंटेंसी हो चाहे वो स्टैटिक्स हो चाहे वो कोई सी भी सब्जेक्ट हो, ठीक है। तो अगर पार्ट ए स्टैटिक्स कंप्लीट हो गया, अब पार्ट बी देखते हैं, पार्ट बी। तो पार्ट ए जो स्टैटिक्स का था वो 40 मार्क्स का था इकोनॉमिक्स में, पार्ट बी था अपना माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में अपन है ना इंडिविजुअल लेवल पर है ना इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी करते हैं, ठीक है। ये भी अपना क्या होता है 40 मार्क्स का होता है। तो इसके अंदर भी अपन सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन देते हैं, ये सारी सब्जेक्ट्स आपके लिए नहीं हो, जैसे स्टैटिक्स हो गई, माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गई, तो सबसे पहले आपको इनका इंट्रोडक्शन पढ़ना पड़ेगा कि इनका है क्या ये चीज, ये सब्जेक्ट क्यों पढ़नी हमारे लिए जरूरी है, ये सब्जेक्ट है ना हमारा क्या यूजेस है, इनका क्या एप्लीकेशन है, ठीक है। फिर सेकंड यूनिट आते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, ठीक है। फिर आता है प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, हम डिमांड करते हैं, डिमांड कौन करता है, बायर डिमांड करता है, ठीक है। और सप्लाई कौन करता है, वो करता है प्रोड्यूसर करता है। तो और वहां पर सकता है तो इसी और यहाँ पर ही जहां पर बायर और जो सेलर मिलते हैं वहां उसी कंडीशन को या उसी प्लेस को अपन क्या बोलते हैं या उसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं, मार्केट बोलते हैं, ठीक है। जहां पर प्राइस है ना उनकी मैच होती है उसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो इसी तरीके से क्या होता है, ये सारी इकोनॉमिक्स के अंदर अपन पढ़ते हैं जो कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली रिलेटेड करती है हम सबकी लाइफ से, ठीक है। एंड फोर्थ अपने पास में यूनिट आती है फॉर्म्स ऑफ ए मार्केट, ठीक है। कितने टाइप के मार्केट होते हैं, बहुत सारे टाइप के मार्केट होते हैं, जैसे परफेक्ट है ना कॉम्पिटिशन हो गया, ओलिगोपोली हो गया, मोनोपोली हो गया, है ना। इस तरीके से बहुत सारे मार्केट होता है। तो इन मार्केट सिचुएशंस कहते होते हैं, यहाँ पे प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होती है, तो ये सारी भी हम यहाँ पर है ना इस वाले चैप्टर इन वाली यूनिट्स के अंदर पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये 4 यूनिट है, 4 यूनिट के अंदर आपके पास में कुछ कुछ चैप्टर्स के अंदर आपको क्लासीफाई कर रखा होगा आपकी बुक्स के अंदर, रेफरेंस जो बुक्स है उनके अंदर आपको उस अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा। तो बेसिकली आपकी जो स्टैटिक्स थी वो भी आगे 40 मार्क्स की है थी, ठीक है। और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो भी 40 मार्क्स है, टोटल मिला के 80 मार्क्स है, 20 नंबर के आपके प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट फाइट से रिलेटेड होंगे। अब आती है बिजनेस स्टडी, तो बिजनेस स्टडी के अंदर भी वही थ्योरी 80 मार्क्स की है,
प्रोजेक्ट वगैरह है, जो जो वाइवा वगैरह है वो आपको 20 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर भी दो ही पार्ट है, पार्ट ए पार्ट बी। तो पार्ट ए है वो क्या है हमारा, पार्ट ए है हमारा बिजनेस, फाउंडेशन ऑफ ए बिजनेस, मतलब कि एक बिजनेस से रिलेटेड जितना भी आपको जो बेसिक नॉलेज होना चाहिए ना, वो आपको पार्ट ए के अंदर मतलब कि मिल जाएगा। पार्ट ए के अंदर आप क्या पढ़ोगे, बिजनेस से रिलेटेड जितना भी नॉलेज, जैसे कि उसका नेचर क्या होता है ना, कोई भी बिजनेस होता है उसके पर्पस क्या होते हैं, ठीक है। और जितनी कितनी मतलब कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके कितने फॉर्म्स होते हैं, लाइक जैसे कि है ना, एक तो सोल प्रोप्राइटरशिप्स होता है जिसमें एक सिंगल ओनर ही होता है, जैसे कि आप शॉपकीपर जो छोटी छोटी शॉप देखते हैं जहाँ पे सिर्फ एक ही वहाँ के ओनर होते हैं, वो उनको अपन सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं। कंपनी होती है जिसके अंदर बहुत सारे है ना शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है। एक होती है ना पार्टनरशिप बिजनेस होते हैं जहाँ पे कुछ पार्टनर्स बनते हैं, ठीक है, कुछ एलएलपीज होती है, ठीक है। इस तरीके एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेसेस होते हैं। तो इस कितने टाइप के जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो अपन चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, ठीक है। पब्लिक एंटरप्राइजेस क्या होते हैं, प्राइवेट एंटरप्राइजेस क्या होते हैं, ग्लोबल एंटरप्राइजेस क्या होती है वो अपन पढ़ेंगे। क्या क्या बिजनेस सर्विसेज होते हैं, बिजनेस का यही थोड़ी ना काम होता है कि सामान को बनाना, गुड्स को बनाना, सर्विसेज भी देती है। जैसे अमेजन है वो हमें सर्विसेज देता है ना कि वो गुड्स बनाता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि हम बिजनेस सर्विसेज के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। इमर्जिंग मोड्स ऑफ ए बिजनेसेस के बारे में पढ़ेंगे, एक बिजनेस की क्या क्या सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। आपने देखेंगे बहुत बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो हॉस्पिटल्स होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, वो कहा ना कहे ना पास पे रहना उनका नाम से लिखवा देते हैं, हॉस्पिटल का जो नेम होता है उस पर खुद का है ना लोगो लगवा देती है। तो ये है ना, और जो है ना फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारे स्कॉलरशिप एग्जाम्स निकाल देते हैं फ्री के अंदर है ना, हेल्थ कैंपस लगा लेते हैं। तो इन ये सारी क्या होती है, एक बिजनेस की सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। और जो बिजनेस इथिक्स होती है वो भी हमें इस वाले चैप्टर के अंदर पढ़ना पड़ता है। तो बेसिकली आपके जो पार्ट ए के अंदर 6 चैप्टर्स हैं, तो वो सारे 6 चैप्टर्स आपके कवर होते हैं पार्ट ए के अंदर। अब फिर पार्ट आता है अपना बी, पार्ट बी के अंदर क्या आता है, फाइनेंस एंड ट्रेड। फाइनेंस का मतलब क्या होता है, एक तरीके से आप ये मान के चलो कि बिजनेस को चलाने के लिए जो पैसा होता है वो कहाँ से आता है, उसको एक तरीके से अपन फाइनेंस बोल सकते हैं। और ट्रेड क्या होता है, ठीक है, ट्रेड पढ़ेंगे इसके अंदर। तो जो सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस है, मतलब कि कहाँ कहाँ से हमारे पास पैसा आ सकता है, क्या तो हमारे पास खुद की सेविंग्स होगी, ठीक है, और क्या फिर हमें ना दूसरी जगह से हाँ लोन ले लेंगे, उसको बोलते हैं अपन क्रेडिट ले लेंगे, ठीक है, या फिर शेयर्स को इशू करेंगे, डिबेंचर्स इशू करेंगे। तो इस तरीके से सोर्सेज अपन देखते हैं बिजनेस फाइनेंस के अंदर। स्मॉल बिजनेसेस क्या होते हैं वो यहाँ पे पढ़ते हैं। इंटरनल ट्रेड क्या होता है, एक मतलब कि एक अनाडो में मतलब एक कंट्री के अंदर किस तरीके से ट्रेड होता है, ठीक है, वो पढ़ेंगे। फिर एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ में कैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, तो उसको अपन बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। तो अपन फिर इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आपके पास में है ना, ये जो है ना बेसिकली पूरा सिलेबस रहता है आपका अकाउंटेंसी का, बिजनेस स्टडी का और इकोनॉमिक्स का। बेसिकली इन तीनों सब्जेक्ट के ना दो दो पार्ट कर रखे हैं जो कि अभी 40-40 मार्क्स के। तो इस हिसाब से आपको पढ़ना पड़ता है यहाँ पर कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर। तो बेसिकली आपकी 3 मेन सब्जेक्ट होती है कॉमर्स स्ट्रीम में, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स। अकाउंटेंसी कंप्लीटली प्रैक्टिकल है, उसके अंदर सिर्फ 10 to 20% थ्योरेटिकल है, बाकी 80% आपका क्या है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स आपकी है ना 50% है ना थ्योरेटिकल है, 50% आपकी है ना न्यूमेरिकल की। स्टैटिक्स के अंदर आपको है ना बहुत से न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे और वहाँ थ्योरी कम मिलेगी। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमें थोड़ी न्यूमेरिकल कम मिलेंगे बट थ्योरी ज्यादा मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे कंसेप्ट है। बिजनेस स्टडी कंप्लीटली थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, वहाँ पे आपको थ्योरेटिकल कंसेप्ट मिलेंगे, ठीक है। वहाँ पर आपको 11th क्लास के अंदर आपके पास में कोई भी कंसेप्ट नहीं है। तो बेसिकली आप इस तरीके से आपका सिलेबस रहने वाला है। और आप लोगों ने ये कॉमर्स का डिसीजन लिए, कॉमर्स स्ट्रीम चूज करने का डिसीजन लिया, तो बहुत अच्छा डिसीजन है। आप लोग सच में है ना बहुत सारे बहुत आगे तक है ना इसके अंदर फर्दर स्टडीज करके खुद का जो नॉलेज है वो एनहेंस कर सकते हो। और आपको किसी भी रिगार्डिंग डाउट हो, क्योंकि अभी आप 11th क्लास के अंदर है ना अभी एडमिशन लोगे या आप कॉमर्स स्ट्रीम, तो आपके लिए ये सब्जेक्ट बिल्कुल नया होने वाला है, क्योंकि आपने अभी तक है ना इस सब्जेक्ट इन सब्जेक्ट में किसी भी सब्जेक्ट के बारे में भी थोड़ा बहुत भी है ना डिटेल के अंदर नहीं पढ़ा है पिछली क्लासेस के अंदर। तो आपको यदि किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है कि कैसे हमें पढ़ना है, कैसे क्या स्ट्रेटेजी रखनी है, किस सब्जेक्ट के अंदर कैसे है ना हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, तो आप मेरे को बता सकते हैं। मैं आपके लिए डेफिनेटली वीडियो बना दूंगा। और एक इंपॉर्टेंट है ना बहुत सारे क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है बहुत सारे स्टूडेंट्स का कि भैया की कॉमर्स स्ट्रीम तो हमने ले ली, तो उसके साथ में मैथ ले लेते हैं तो हमारे पास में क्या पॉजिटिव पॉइंट रहते हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स रहते हैं, या हम मैथ को नहीं लेते तो हमारे लिए क्या मतलब बेनिफिट पॉइंट्स रहते हैं या क्या लॉसेस पॉइंट रहते हैं। तो यदि आपको इस तरीके का डाउट है कि आपको मैथ लेनी चाहिए कॉमर्स स्ट्रीम के साथ में या नहीं लेनी चाहिए, तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं उसके लिए भी एक अमेजिंग वीडियो लेके आऊंगा जिसके अंदर मैं आपको डिटेल के अंदर बताऊंगा कि आपके पास में क्या पॉजिटिव पॉइंट्स रहते हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स रहते हैं इसमें इस टॉपिक के रिगार्डिंग। और आपको किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। डेफिनेटली आई एम विथ यू। मैं आपको जो भी मेरे से बेस्ट हो सकेगा मैं वो वीडियो के फॉर्म में या आपसे पर्सनली कॉन्टेक्ट करके जितना भी मेरे से हो सकेगा मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूंगा। थैंक यू।